Hello students, again welcome to the official YouTube channel of गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है रिटर्न्स टू स्केल। हमने प्रोडक्शन फंक्शन में टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस का अध्ययन किया था। फर्स्ट था हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन अल्पकालीन उत्पादन फलन और सेकंड था दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है कि अल्पकाल वह स्थिति होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जब परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो उससे उत्पादन पे जो प्रभाव पड़ता है उससे बनते हैं उत्पत्ति के नियम। हमने लास्ट वीडियोज में उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और जो मॉडर्न एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनका अध्ययन किया था। तो वो सभी अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित थे कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन की इकाई को बढ़ाने पर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। रिटर्न्स टू स्केल दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित होते हैं। रिटर्न्स टू स्केल बोले या आप इसे बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग टर्म वह स्थिति होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है अथवा समस्त परिवर्तनशील लागत उत्पादन फलन कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल को हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। अब रिटर्न्स टू स्केल का क्या मीनिंग होता है। जब दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन, जब सभी साधन परिवर्तनशील है तो सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। जैसे उत्पत्ति के नियम थे ना कि अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन की इकाई को जब हम समान अनुपात में वृद्धि करते हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हें उत्पत्ति के नियम कहा जाता है। उसी तरह जब दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उन्हें पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अब जिस तरह उत्पत्ति के 3 नियम थे, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, वो क्या था कि जब हम परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि कर रहे थे तो उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होना वृद्धि नियम, समान अनुपात में वृद्धि होना समता नियम और कम वृद्धि होना, जिस अनुपात में आप साधन की इकाई को बढ़ा रहे हैं उसे यदि कम वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। उसी तरह पैमाने के भी 3 प्रतिफल होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कि जब हम समान अनुपात में उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करते हैं और तो उत्पादन में जिस अनुपात में आप साधन में वृद्धि करते हैं उससे अधिक यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो वह कहलाता है आपका लॉ, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बराबर वृद्धि होती है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है यदि उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। बस हमें अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में इतना सा अंतर है कि अल्पकाल में केवल हम परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि करते हैं, उससे उत्पादन पे जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। और पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं तो सभी साधनों को जब समान अनुपात में बढ़ाया जाता है या सभी, तो उससे उत्पादन पर जो विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं वह कहलाते हैं पैमाने के प्रतिफल। तो आपको ये बताया गया है कि जिस अनुपात में सभी साधनों को परिवर्तित किया गया है यदि प्रतिफल में भी उसी अंश में वृद्धि हो, जैसे साधन में 10% वृद्धि होना तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहलाता है। जिस अंश में साधनों को परिवर्तित किया गया है यदि उससे अधिक अंश में प्रतिफल में वृद्धि हुई है, जैसे साधनों में 10% वृद्धि की गई लेकिन प्रतिफल में कितने प्रतिशत से वृद्धि हो गई, 15% से, तो इसे कहा जाता है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और जिस अंश में साधनों को परिवर्तित किया जाता है उनसे कम अंश में प्रतिफल में वृद्धि होती है, तो जैसे आपने साधनों में 10% वृद्धि की लेकिन उत्पादन केवल 5% ही बढ़ा तो यह कहलाता है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में एक माइनर सा यही अंतर है कि अल्पकाल में
सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और हम परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि करते हैं, और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट है पैमाने के प्रतिफल की मान्यताएं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध केवल दीर्घकाल से होता है। दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि हम उत्पादन के सभी साधनों में समानुपातिक परिवर्तन कर सकते हैं, यानी पैमाने के प्रतिफल केवल दीर्घकाल में ही लागू होते हैं। सेकंड है पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों में होने वाला परिवर्तन एक ही अनुपात में होता है, यानी जैसे आप श्रम और पूंजी की एक इकाई का उपयोग कर रहे थे, तो जब हम अनुपात में वृद्धि करेंगे तो हम श्रम एवं पूंजी की दो दो इकाइयां काम में लेंगे, यानी समानुपातिक वृद्धि करनी है। नेक्स्ट है इसमें उत्पादन की गणना भौतिक मात्रा में की जाती है, न कि मौद्रिक मूल्यों में। हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, न कि अमाउंट में। नेक्स्ट है उत्पादन की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों की हम कीमत को स्थिर मान के चलते हैं, और फर्म के उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो परिवर्तन किया जाएगा वो समानुपातिक होगा। यदि हम श्रम और पूंजी की पहले जैसे आप 1K प्लस K यानी कैपिटल और 1L यानी लेबर, यानी यदि आप 1K और 1L का उपयोग कर रहे हैं, तो जब अगर हम करेंगे बढ़ाएंगे तो 2K प्लस 2L, तो ये कहलाती है समानुपातिक वृद्धि। तो ये कुछ पैमाने के प्रतिफल की मान्यताएं थी। अब जो पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या की जाती है वो हम किसकी सहायता से करते हैं? समोत्पाद वक्र की सहायता से पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या की जाती है। समोत्पाद वक्र से अभी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। समोत्पाद वक्र से क्या आशय होता है? समोत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधन, अब हम इसमें उत्पादन के दो ही साधन मानेंगे, पूंजी और श्रम। तो जो हम उत्पादन के सभी साधन जैसे परिवर्तनशील होते हैं, हम ये मानते हैं दीर्घकाल में, तो लेकिन हम जो इसमें समोत्पाद वक्र की पैमाने के प्रतिफल की हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो हम समोत्पाद वक्र की सहायता से कर रहे हैं। तो उत्पादन समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उत्पादन के दो साधनों के विभिन्न प्रयोगों को बताता है, जिनसे उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। हम दूसरे शब्दों में कहें कि आईएसओ प्रोडक्ट कर्व पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान उत्पादन को व्यक्त करता है। तो पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों की मात्राओं में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करने पर हम कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखते हैं कि यदि जो सभी साधन है, सभी साधन में हमने यहाँ दो साधन माने श्रम और पूंजी, यदि दोनों में हम समानुपातिक परिवर्तन करते हैं तो उससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीन तरह का प्रभाव। यदि जिस अनुपात में हम साधनों में वृद्धि करते हैं उससे अधिक यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो उन्हें हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। समान अनुपात में वृद्धि होती है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और जिस अनुपात में आप साधन में वृद्धि कर रहे हैं उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो जब हम ये व्याख्या करते हैं तो इस व्याख्या के लिए हमने OX पर श्रम की इकाइयाँ ली है और OYX पर पूंजी की इकाइयाँ ली गई हैं। अब OYX पर एक बिंदु R लिया जाता है। एक बार आप रीडिंग लगाइए। एक समानांतर रेखा RS OX के समानांतर खींची जाती है। OR स्थिर पूंजी की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है जो RS रेखा पर स्थित होता है। जैसे जैसे हम RS रेखा पर R बिंदु से S बिंदु की ओर चलते हैं तो श्रम की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है, लेकिन पूंजी की मात्रा OR ही बनी रहती है। अर्थात OR स्थिर पूंजी की मात्रा को श्रम की परिवर्तनीय मात्राओं के साथ मिश्रित करके फर्म अधिक उत्पत्ति प्राप्त करती है। इस प्रकार जैसे हम RS रेखा पर दाहिनी ओर चलेंगे तो परिवर्तनशील साधन एवं श्रम का अनुपात स्थिर पूंजी के साथ बढ़ता चला जाएगा। अतः RS रेखा पर चलन साधन अनुपात में परिवर्तन को निरूपित करता है। डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। जैसे अपने OX के समानांतर एक RS रेखा निरूपित कर दी है। ये जो है ये आपका ISO प्रोडक्ट कर्व है, IP कर्व जिसे हम बोलते हैं।
ये पैमाने के प्रतिफल की रेखा कहलाती है। जो ये ओपी रेखा है ये पैमाने के प्रतिफल की रेखा है। अब आईएसओ प्रोडक्ट कर्व पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान उत्पादन को व्यक्त करता है। अब जैसे जैसे अब ये जो पैमाने की रेखा है, जब वृद्धिमान प्रतिफल होगा तो वृद्धिमान प्रतिफल क्या कहता है कि हमें समान अनुपात में वृद्धि करनी है, श्रम और पूंजी को बढ़ाना है। अब यहाँ उत्पादन तो जैसे फॉर एग्जांपल 100 से यहाँ आपको 200 प्रोडक्शन मिल रहा है, लेकिन 200 से 200 प्रोडक्शन के लिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो उसमें हमें साधनों की कम आवश्यकता होगी। हम कम साधन से अधिक, तो ये जो गैप होता है इनके बीच में, जब हम ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का अध्ययन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट है आपका, यहाँ आपको इसी में जैसे ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि सभी साधनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन करने पर कुल उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, उत्पादन में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। अतः एक उत्पादक जब अपने सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि करता है तो शुरू में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, इसे हम पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहते हैं। धीरे धीरे उत्पादन में कमी आने लगती है और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब उत्पादन में वृद्धि साधनों की वृद्धि के अनुपात में होती है, तो इसे समता प्रतिफल कहते हैं। लेकिन ये अवस्था ज़्यादा देर तक नहीं रहती, शीघ्र ही वह स्थिति आ जाती है कि साधनों में वृद्धि होने पर उत्पादन में अनुपात से कम वृद्धि होती है, इसे पैमाने के घटते हुए प्रतिफल कहते हैं। फर्स्ट है हमारा पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल या पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में हम समानुपात वृद्धि करने पर उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, तो इसे हम पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्पादन की साधनों की मात्रा में 10% वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में 10% से अधिक की वृद्धि हो। उत्पादन की मात्रा में समान वृद्धि करने हेतु यदि उत्पत्ति के साधनों की कम इकाइयां प्रयुक्त की जाती है तो ये पैमाने की रेखा विस्तार पथ पर स्थित विभिन्न संयोगों के मध्य दूरी घटती जाती है, इसे वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। आप उपरोक्त चित्र में इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये आईपीसी कर्व है। आईपीसी कर्व ये इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु 100 का उत्पादन आपको दर्शाएगा, ये 200 का है, लेकिन धीरे धीरे ये वृद्धिमान प्रतिफल का नियम है, तो धीरे धीरे इनके बीच की जो ये दूरी है वो क्या होती जाएगी, वृद्धिमान प्रतिफल में कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि अब मेरे को 100 से 200 तक उत्पादन के लिए पहले आप 1L+1K यूज कर रहे थे, एक लेबर की इकाई और एक कैपिटल की इकाई। अब 100 से 200 पे जाने के लिए आपने 2L+, जैसे यहाँ 100 है, फिर आपने 2L+2K का लिया। लेकिन अब क्या होगा कि वृद्धिमान प्रतिफल के अंदर हमें समान अनुपात में उत्पादन में वृद्धि के लिए कम साधनों की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि वृद्धिमान प्रतिफल में क्या होता है कि जिस अनुपात में साधन में वृद्धि की जाती है उससे अधिक उत्पादन में वृद्धि होती है, और मेरे को उत्पादन में समान वृद्धि चाहिए। अधिक वृद्धि होती है तो अधिक वृद्धि के समान वृद्धि के लिए मुझे क्या करना होगा, उत्पादन के कुछ साधनों की इकाइयों को मुझे कम करना पड़ेगा, तो कम साधन में मुझे समान उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये जो आपके इनके मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखिए ये लाइन मेन है कि उत्पादन की मात्रा में समान वृद्धि करने हेतु यदि उत्पत्ति के साधनों की इकाइयां कम प्रयुक्त की जाती है तो पैमाने की रेखा या विस्तार पथ पर स्थित विभिन्न संयोगों के मध्य दूरी घटती जाती है। ये जो दूरी होगी इनके बीच की ये धीरे धीरे घटती जाएगी, इसे ही वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। इस रेखा चित्र की सहायता से समोत्पत्ति वक्र एवं पैमाने की रेखा की मदद से पैमाने के बढ़ते, इसमें OX अक्ष पर श्रम है, OY अक्ष पर आपके पूंजी को दर्शाया गया है, ये श्रम की इकाइयां हैं, यहाँ पे आपको पूंजी को दर्शाया गया है। फिर जो OP है ये पैमाने की रेखा है। विभिन्न समोत्पत्ति वक्र पैमाने की रेखा को ABCD बिंदुओं पर काटती है। OP रेखा पर AB की दूरी, A और B की दूरी OA से
कम है, इसी प्रकार BC की दूरी AB से कम है, ये जो इनके बीच का गैप है OA की दूरी AB से अधिक है, यानी AB की दूरी कम है। और फिर BC की दूरी AB से कम है, CD की दूरी BC से कम है, CD की दूरी BC से कम है, AB ग्रेटर देन BC है और BC ग्रेटर देन CD है। इस प्रकार ये स्थितियां उत्पादन की मात्रा में समान वृद्धि उत्पादन के साधनों की कम वृद्धि से प्राप्त होती है। तो ये कहलाते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पैमाने के प्रतिफल से क्या आशय होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल और पैमाने के समता प्रतिफल। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।